अभी आपके डिस्काउंट के आखिरी 2 दिन बचे हैं, 30th ऑफ जुलाई, दैट इज टुडे, आज का दिन और कल का दिन, जहां पर आप 50+20% डिस्काउंट जो है गेट 70 कोड को यूज करते हुए ले सकते हैं। चाहे आप 50 डेज की सीरीज सब्सक्राइब करना चाहते हो, 100 डेज, 200 डेज, या फिर मिशन यूपीएससी 2022 या 2023 को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो। हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 ऑफ जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं। आज के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जिसमें हम आरमेक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्लोबल सर्वे ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन गोल्डन राइस, क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आइलैंडिंग सिस्टम्स, निसाक के बारे में जानेंगे, सीएसबीवाई के बारे में डिस्कशन करते हुए हम चादर सत्याग्रह के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फाइनली M1CR को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आर्मेक्स के बारे में पूछा गया। आर्मेक्स अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। क्या है ये कोई स्कीइंग का एक्सपीडिशन है, कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशन का कोई एग्जीबिशन है, या फिर कोई बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, या फिर नन ऑफ द अबव। यहां पर जो टाइम पीरियड है वो मैं शुरू कर देता हूं 10 सेकंड का आपका। आप कोशिश करें विद इन 10 सेकंड्स में इसको बताने की। पीआईबी से ये क्वेश्चन बनाया गया। आप जानते हैं कि पीआईबी इज एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सोर्स जहां से पिछले 3-4 सालों से काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बन के आते हैं। सो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट लीव द हिंदू, न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ सकते, लेकिन एट द सेम टाइम पीआईबी को भी छोड़ना कहीं ना कहीं, अगर इसे छोड़ते हैं सो दैट यू विल बी डूइंग एट योर ओन पैरल। सो कोशिश करें जो न्यूज़पेपर है और पीआईबी को भी कवर करें, और वैसे हम इन क्वेश्चंस के अंदर दोनों को ही कवर करने वाले हैं। चलिए, आर्मेक्स 21 अभी न्यूज में था। इट इज एन इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन। तो इंडियन आर्मी का जो स्की का एक्सपीडिशन होता है वो है ये। इट वाज कंडक्टेड इन द माउंटेन रेंजेस, हिमालय के अंदर, जो हिमालयन रीजन के अंदर माउंटेन रेंजेस है, वहां पर जो एडवेंचरस एक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए इसे लेकर आया गया है। द एक्सपीडिशन वाज फ्लैग ऑफ एट द काराकोरम पास इन लद्दाख। ठीक है, तो अभी इसे लद्दाख में फ्लैग ऑफ किया गया था, न्यूज में था दोबारा से, तभी हमने इसको लेकर डिस्कशन किया है। तो आंसर क्या होगा? इट इज neither an arms and ammunition exhibition nor the bilateral army exercise, rather it is the skiing expedition। आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर 3 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना यह है, नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, जो भी टॉपिक है आप उसको अंडरलाइन करें, और जो चीज पूछी गई है सही या गलत उसको आप सर्कल में डालें, और फिर 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स देके, ताकि आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर हो। कंपनीज एक्ट 2013 इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लेकर आया गया, इंप्लीमेंट किया गया है। द प्रेजेंट अमेंडमेंट इज बीइंग डन ऑन द रूल्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ अ कंपनी अंडर द एक्ट। अभी रिसेंटली इसमें एक अमेंडमेंट लाई गई है, उसमें रूल्स हैं कि कंपनीज को कैसे इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, ये भी पॉसिबल है। इट इज बीइंग डन टू एड्रेस द इशू ऑफ फर्म्स हैविंग सिमिलर नेम्स। तो यहाँ पर जो नई अमेंडमेंट्स लाई गई है वो किस चीज को लेकर है? ऐसी फर्म्स जिनके नाम जो है मिलते जुलते होते हैं उसको लेकर ये अमेंडमेंट लाई गई है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड, ट्राई टू आंसर इट करेक्टली। अभी कुछ रूल्स तो लेकर आए गए हैं, कंपनीज
जो चेंज्ड है उसके इनकॉर्पोरेशन को लेकर, इनकॉर्पोरेशन कंपनीज को लेकर, और कुछ चेंजेस जो है वो भी करे गए, दैट्स फॉर श्योर, बट इज इट रियली रिलेटेड टू सिमिलर नेम्स? तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो है इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड दे हैव अमेंडेड द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो ये किसके द्वारा लेकर आया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा नहीं, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लेकर आया गया है। और पहली जैसे ही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो तो ए और डी को आप एलिमिनेट करें। इट मींस आंसर या तो बी होगा या सी होगा, एंड बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, यस देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स जो कि इनकॉर्पोरेशन को लेकर लिए गए हैं। सेक्शन 16 जो है वो इसके अंदर रिलेट करता है रेटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी व्हिच इज सब्जेक्टेड टू वेरियस कंडीशंस, जिसके अंदर गवर्नमेंट मे डायरेक्ट द नेम चेंजिंग of a firm if it is identical with the name of existing company। तो मान लीजिए there's a company ABC Limited और दूसरी कंपनी ABC Limited है, तो नाम सेम हो जाएगा। ये डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए यहां पर कुछ चेंजेस जो है करे गए हैं, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। न्यू रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स wherein ORDNC, that is order of regional director not complied tag would be attached to a company's name that does not comply with the name changing direction। तो कोई भी कंपनी ऐसी है जो इन नए जो नाम में बदलाव के जो रूल्स हैं इससे कंप्लाई नहीं करती है, तो उसके साथ ORDNC जो है टैग वो लगाया जाएगा। खैर चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर ये बदलाव हुए जिसको समझना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर है। पूछा गया है इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट वॉज कैरिड आउट बाय WTO, इसे WTO के द्वारा कैरी आउट किया गया है, हो सकता है। सेकेंड, इंडियाज ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस हैज बीन बेटर देन मेनी OECD नेशन, तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है OECD नेशन से बेटर है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। दिस सर्वे इज डन आफ्टर एवरी 2 years, तो ये जो है बाइनियल सर्वे है, बेसिकली 2 साल में एक बार होने वाला। सोच समझ के आंसर करें, 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। इकोनॉमिक सेक्शन से न्यूज बनाई गई है, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या लगता है आपको? ओके, सो यहां पर अगर बात करी जाए ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन की, तो एक सर्वे ग्लोबल लेवल पे कराया गया है जो कि डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करता है, एंड इट इज ब्रॉट टू यू बाय यूएनएसकेप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, यूएनएसकेप, इसके द्वारा लेकर आया गया है। इट हैज रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो ये जो है एक लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे लेकर आया है किसके ऊपर? डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर। इट इज नॉट ब्रॉट टू यू बाय WTO का इनिशिएटिव नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है और पहली स्टेटमेंट के साथ 2 ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इट मींस बी या सी में से आंसर होगा, और बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेटमेंट ठीक होगी, मतलब इंडिया ने इस सर्वे के अंदर OECD कंट्रीज में से काफी सारी कंट्रीज से बेटर परफॉर्म किया है। बट क्या ये सर्वे 2 साल में एक बार कराया जाता है? देखते हैं। सो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, यूएनएसकेप के द्वारा लेकर आया गया, एंड इट इज डन एवरी 2 years and aims to review the progress of trade facilitation reforms in their respective member states। तो यहाँ पे यस 2 साल में कराया जाता है, और ट्रेड फैसिलिटेशन की जो प्रोग्रेस होती है हर 2 साल में कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसको लेकर इसमें जो असेसमेंट होती है वो करी जाती है। द सर्वे हैज बीन कैरिड आउट सिंस 2015, तो 2015, 2017, 2019 और 2021 में से किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन एज वेल, जिसमें ECA, ESCAP, ESCWA ये सब शामिल थे। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिया का जो स्कोर है इसके अंदर है 90.32% कंपेयर टू 78.49% जो कि हमारा 2019 के अंदर था। तो 2021 में काफी परफॉर्मेंस हुई है, 90+ कैटेगरी में इंडिया आ गया है, और इसी वजह से इंडियाज ओवरऑल स्कोर इज मच हायर देन मेनी ऑफ द OECD कंट्रीज, EU रीजन्स एवरेज एज वेल। तो EU का जो एवरेज है OECD कंट्रीज है उससे बेटर इंडिया ने स्कोर किया है यहाँ पर। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यूएनएसकेप से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। Which of the following countries is planning to install a clean nuclear reactor? तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसको इंस्टॉल करने के लिए अभी बात कर रही है? क्या हम चाइना की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं? ए और सी, चाइना और जापान दोनों ही इसको लेकर काम कर रहे हैं। बताएं क्या आंसर होगा। 10 सेकंड्स का टाइम मैंने शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, क्या हो सकता है बताएं। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वैसे करेक्ट आंसर आपका चाइना है। इस तरह की काफी सारे नए इनिशिएटिव जो चाइना अभी लेकर आ रहा है, और वैसे भी ये लोग
2060 तक कह रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे और इंडिया 2050 तक बनना चाह रहा है। लेट्स सी कौन इस टारगेट को अचीव कर सकता है। एंड चाइना टू एक्टिवेट वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये यहाँ पर न्यूज थी क्योंकि साइंटिस्ट जो चाइनीज गवर्नमेंट के हैं उन्होंने अनवील किया एक प्लान फॉर एन एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर दैट डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर कूलिंग। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती कूलिंग के लिए, और इसी वजह से ये जो है क्लीन इसको परिभाषा दी जा रही है। दिस रिएक्टर विल रन ऑन लिक्विड थोरियम इंस्टेड ऑफ यूरेनियम एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी सेफर देन द ट्रेडिशनल रिएक्टर्स। तो ये किस पे रन करेगा? इट विल रन ऑन लिक्विड थोरियम के ऊपर रन करेगा, यूरेनियम की जरूरत इसे नहीं पड़ेगी, और जो पुराने जो ट्रेडिशनल यूरेनियम वाले रिएक्टर्स होते थे उससे काफी ज्यादा सेफ इसे माना जा रहा है। एज मोल्टन सोल्ट जब एक्सपोज किया जाएगा एयर के साथ वो कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, और देन क्या किया जाएगा, हम जो थोरियम होते हैं उसको इंसुलेट करेंगे, जो भी पोटेंशियल लीक या स्पिल ओवर होता है वो भी यहां पर रोका जाएगा। तो इट इज कंसिडर्ड एज मच सेफर देन द ट्रेडिशनल रिएक्टर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा चाइना जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं जो कि गोल्डन राइस को लेकर है। रिसेंटली न्यूज में देखे गए किसके द्वारा डेवलप किया गया है? फिलीपींस के द्वारा, इंडिया के द्वारा, वियतनाम के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं। बताइए गोल्डन राइस जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होते हैं आपके, जीएम है। नाउ दिस राइस हैज बीन गिवन अप्रूवल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर इंडिया में होता तो कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़ने को जरूर मिलता, बट इन द फिलीपींस दीज राइस हैव बीन गिवन द कमर्शियल अप्रूवल फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस, और यहां पर ये फिलीपींस के अंदर आए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स बिलीव दैट दिस डिसीजन विल सेव लाइव्स एंड कॉम्बैट चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस इन द डेवलपिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे क्या फायदा होने वाला है? एक तो न्यूट्रिशन इसमें ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूट्रिशन की वो तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ काफी सारी लाइव्स को सेव किया जाएगा, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं, और बच्चों के अंदर जो ब्लाइंडनेस का इश्यू होता है वो भी इस राइस के सेवन से दूर किया जा सकता है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इरी along with Department of Agriculture Philippines Rice Research Institute, they have spent 2 decades to develop the golden rice which is named because of its bright yellow color। तो इसका जो नाम है bright yellow color का होता है, इसी वजह से golden rice पड़ा। और पिछले 20 सालों में इरी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है इस राइस को डेवलप करने के लिए। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस विच हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूसेज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हुए। कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आपका व्हाइट राइस है, देन देयर आर ब्राउन राइस एंड दिस इज द गोल्डन राइस। रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। रेन 50 कोड विल हेल्प यू इन गेटिंग द 50% डिस्काउंट, जिसमें आप 100 डेज की सीरीज, 200 डेज की सीरीज अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए भी करें तो भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप एक फुल फ्लेज कोर्स जो मिशन यूपीएससी 2022 है इसको एनरोल कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो है पावर आइलैंडिंग सिस्टम को लेकर है। पूछा गया पावर आइलैंडिंग सिस्टम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज बीइंग डन टू सेफगार्ड पावर ग्रिड्स फ्रॉम साइबर अटैक। ये क्या करता है? ये सेफगार्ड करता है पावर ग्रिड्स को साइबर अटैक से। हो सकता है इंडिया टिल डेट डज नॉट हैव सच सिस्टम इन प्लेस। इंडिया के पास अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं है, तो बताएं क्या ये सेफगार्ड करता है पावर ग्रिड्स को साइबर अटैक से? ये इसका मेन पर्पस है या फिर क्या और पर्पस हो सकता है? इंडिया जो है प्लानिंग कर रहा है कि पावर आइलैंडिंग सिस्टम जो है उसे क्रिएट किया जाए, ये न्यूज में दिया गया था। इट मींस इंडिया सो फार डज नॉट हैव सच सिस्टम। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। एंड यस, आप जानते हैं काफी ज्यादा साइबर अटैक्स आजकल चल रहे हैं, चाइना भी करता रहता है यूएस के ऊपर, जिससे कि पावर ग्रिड को टारगेट किया जाता है। एंड वंस यू टारगेट द पावर ग्रिड्स ऑफ एनी कंट्री, अगर किसी कंट्री की पावर ग्रिड्स को टारगेट करते हैं, सो यू कैन एक्चुअली रैंसम द एंटायर कंट्री इन द ब्लैकआउट। तो पूरी कंट्री के अंदर ब्लैकआउट किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर विल बी सी। इन 2019 India's nuclear power monopoly reported that the computer system at one of its generation plants were attacked by malware। तो 2019 में हमने ये अटैक देखा था, जिसके बाद हमने सोचा कि यस इस तरीके का एक सिस्टम आना चाहिए so that such kind of cyber attacks could be prevented in the future। ठीक है, islanding system feature generation capacity can automatically isolate from the main grid during an outage। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका आइलैंडिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जो आपकी ग्रिड होती है उसको आइलैंड के तौर पे ट्रीट करेगा। इट मींस बाकी सारी ग्रिड्स को बचाया जा सकेगा अगर एक ग्रिड अटैक होती है तो भी। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, मान लीजिए इस पे अटैक होता है
तो आपकी जो मेन ग्रिड है वो कम से कम बची रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो कि निसाक को लेकर है। पूछा गया निसाक को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इट इज अ डेडिकेटेड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये डेडिकेटेड स्पेस एप्लीकेशन है एंड यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट है इस सेंटर के। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। पीआईबी से ये क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा, फिर डिस्कस करेंगे। वैसे बताऊं तो यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जो है he laid the foundation stone for multi-purpose convention center and exhibition facility of NISAC, that is North Eastern Space Application Center in Shillong। शिलोंग के अंदर रखा गया था। So yes, it is a dedicated space application center for the North Eastern region and यहाँ पे जो इसका शिलान्यास किया गया है, फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया, that is done by our home minister। तो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर is going to be the president of NISAC। NISAC was established in order to mitigate the hazard of फ्लड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो फ्लड्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इसको लेकर आया गया है। यहाँ पे जो गृह मंत्री होंगे वही इसके प्रेसिडेंट होने वाले हैं। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रिक्रूटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम के अंदर जो स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू नॉट ओनली इन यूपीएससी बट ऑल्सो फॉर द पीसीएस एग्जामिनेशन। तो आप उस तरीके से ही तैयारी करिएगा। पीसीएस या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी ये चीजें करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती हैं। अगर यूपीएससी पूछेगा तो हो सकता है 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछे। अगर पीसीएस या कोई दूसरा एग्जाम जो है, आप एसएससी दे रहे हो या कहीं और कोई और एग्जाम दे रहे हो, वहां पर पूछा जाएगा तो सिंपली ये पूछा जाएगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन से राज्य को बिलोंग करती है, और वहां पर एबीसीडी दिए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको राज्य का नाम जो होगा वो तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा चीजें भी पता चलेंगी। तो क्वेश्चन कहीं पर भी किसी भी तरीके से आता है आप उसका आंसर कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। चलिए, तो यहाँ पे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, हो सकता है। सेकेंड, इसके अंदर 5 लाख का कवर जो है वो दिया जाएगा, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऑफकोर्स ये भी पॉसिबल है। बेनिफिशियरीज इन दिस हैव टू पे अ प्रीमियम एनुअली, इसके अंदर प्रीमियम जो होता है वो अमाउंट भी रखा गया है। आपको इसका आंसर करना है। 10 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको दे देता हूं और टाइम स्टार्ट कर देता हूं। जल्दी से बताएं, म्यूक्रोमाइकोसिस जो है वो अभी एक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, म्यूक्रोमाइकोसिस का दूसरा नाम बताइए क्या है, क्योंकि देखिए पिछले जब सेकेंड वेव आई उसके बाद मई में और अप्रैल में हमने म्यूक्रोमाइकोसिस टर्म के बारे में बहुत ज्यादा सुना भी और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी इसके ऊपर करे। लेकिन नाउ आई वांट यू टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज म्यूक्रोमाइकोसिस, सो दैट मुझे पता चले कि आप पुरानी चीजें को भूल नहीं रहे। तो अभी राजस्थान जो है उसने क्या किया, उसने म्यूक्रोमाइकोसिस को क्या किया है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं। सो यहाँ पे मई 1 को लॉन्च किया गया था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसके अंदर 1.30 करोड़ फैमिलीज जो थी उसको रजिस्टर किया गया, जिसके अंदर 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन जो वो कवर है। द स्कीम इज एक्लेम्ड एज मोस्ट अफोर्डेबल हेल्थ पॉलिसी, क्योंकि इसके अंदर 5 लाख का कवर जो है वो यहां पर सभी के लिए रखा गया है। बेनिफिशियरीज आर रिक्वायर्ड कि उनको एनुअल प्रीमियम पे करना है 850 पर फैमिली, तो बहुत ही माइन्यूट सा यहां पर प्रीमियम का जो अमाउंट है वो रखा गया है। एंड रजिस्ट्रेशन इज फ्री फॉर द फैमिली, रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन हाँ प्रीमियम देना है एनुअली, ईयरली, जो कि आपको 850 रुपए यहां पे देना पड़ेगा। 2 स्टेटमेंट यहां पर ठीक हो जाती है, लेकिन यहां पे लेके कौन आया है, इसे लेकर आया है राजस्थान। वहां पर ही म्यूक्रोमाइकोसिस को अभी बताया गया था कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। चलिए चलते हैं यहां से नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट द चावड़ा टेल सत्याग्रह। तो यहाँ पे जो सत्याग्रह है उसको लेकर पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, गलत पूछा है। दिस वॉज इनिशियली अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट बट लेटर टर्न्ड आउट टू बी वायलेंट। तो शुरू में तो ये नॉन वायलेंट था, लेकिन बाद में चलते चलते ये वायलेंट हो गया पूरा प्रोटेस्ट। इट वॉज अ प्रोटेस्ट फॉर यूज ऑफ वाटर फ्रॉम पब्लिक अम्यूनिटीज। तो पब्लिक अम्यूनिटी से कैसे आप पानी को यूज करोगे उसको लेकर ये प्रोटेस्ट था। इन दिस मूवमेंट वुमेन फ्रॉम डिप्रेस क्लासेस वोर साड़ीज जस्ट लाइक द हाई कास्ट वुमेन डिड। इसमें जो विमेन थी डिप्रेस क्लासेस से, उन्होंने भी जैसे सो कॉल्ड हाई क्लास या हाई कास्ट विमेन जो होती है उनकी तरह साड़ियां जो थी डाली गई थी डिप्रेस क्लासेस की विमेन के द्वारा भी। तो मैं टाइम पीरियड जो है वो शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। अभी रिसेंटली न्यूज थी इसको लेकर, एक पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने जो स्पेक्ट्रम सीरीज मेरी करी है वहां पर महत सत्याग्रह के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, करंट अफेयर्स में भी मैंने इसके बारे में पढ़ाया। हैवी रेन जो है
उसकी वजह से पावर लाइंस जो थी वो इंपैक्ट हुई थी कहां पर, महद के अंदर। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, और महद जो लोकेशन है वहां से महद सत्याग्रह जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। अब न्यूज तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे जब महद की बात हो रही है तो चवड़ा टेल सत्याग्रह की बात क्यों हो रही है, बिकॉज चवड़ा टेल सत्याग्रह जो है इट इज ऑल्सो नोन एज महद सत्याग्रह। अब महद सत्याग्रह जान के नहीं लिखा ताकि आपको इजी ना लगे ये क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम महद सत्याग्रह हमने डिस्कस किया हुआ है। सो वाज इट अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो कि लेटर वायलेंट हो गया? सो ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द प्रोटेस्ट टाइम और ड्यूरेशन द एंटायर प्रोटेस्ट वाज नॉन वायलेंट वन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट वाज अ प्रोटेस्ट बाय डिप्रेस क्लासेस, ताकि पब्लिक एरिया से जैसे दूसरे लोग पानी पीते हैं, पानी निकालते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी राइट होना चाहिए कि वो भी पानी का इस्तेमाल कर सकें। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। डिप्रेस क्लासेस की भी मैंने साड़ी डाली थी, ये भी बात ठीक हो जाती है। 1927 में भीमराव अंबेडकर जी जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि एक सत्याग्रह जो है नॉन वायलेंस, देखिए ध्यान रखिएगा, अंबेडकर जी ने कहा कि एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम लॉन्च करेंगे टू असर्ट देयर राइट्स की, ताकि वो पानी जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे जो पानी होता है जैसे सभी लोग यूज करते हैं, वो अधिकार बाकी सभी लोगों को भी होना चाहिए, चाहे वो डिप्रेस क्लासेस से क्यों ना हो। ठीक है, ये एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह था और थ्रू आउट इट्स कोर्स ये नॉन वायलेंट ही रहा था, कहीं पर भी वायलेंस जो था वो देखने को नहीं मिला था। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, और आपको इनकरेक्ट ये बतानी थी स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 1CR M1CR जीन के बारे में पूछा गया। रिसेंटली न्यूज में देखा गया ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए, वेट गेन के लिए, हेयर लॉस के लिए, या फिर पिगमेंटेशन के लिए। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। एक स्क्वल जो है उसके अंदर एक ये जो साइंटिफिक क्वेस्ट के दौरान देखा गया 13 ईयर की एक स्टडी करी गई और फाइनली गॉट द रूट ऑफ एलिसन ब्लैक स्क्वल कलर चेंज। तो कलर चेंज जो है वो देखा गया कि उस स्क्वल के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल जीन है दैट इज M1CR। तो M1CR रिसेंटली न्यूज में था कि पिगमेंटेशन के लिए ये जाना चाहता है। ठीक है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोलॉजी वाला जो सेक्शन होता है वहां से क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। M1CR द स्टडी फाउंड दैट द जो आपका मेलानोकोर्टिन 1 रिसेप्टर जीन है इन द एनिमल, इट एक्टेड एज अ स्विच टू एक्टिवेट द चेंज इन पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन को चेंज करने के लिए जाना चाहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्क्वल देखेंगे, आपने वैसे गिलहरियां देखी होंगी, लेकिन यहां पर ये अलग तरीके की आपको ब्लैक कलर की जो है गिलहरी दिख रही है। तो चेंज कलर क्यों हुआ, इसके पीछे स्टडी करी गई और M1CR को रिस्पॉन्सिबल यहां पर ठहराया गया। चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो हम MCQ के थ्रू डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्रगति के बारे में डिस्कशन करेंगे, सीक्रेसी को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, SEZ स्पेशलिटी स्टील के बारे में जानेंगे, PLI स्कीम, फायर क्रैकर केमिकल्स को डिस्कस करते हुए एक फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानेंगे, रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को डिस्कस करेंगे और फाइनली ग्रीन सोरा वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रगति को लेकर है। प्रगति इज एसोसिएटेड विद, प्रगति किससे जुड़ा हुआ है, किस चीज से रिलेट करता है? 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे देता हूं यहां पर, आप कोशिश करें विद इन 10 सेकंड्स में इसको सोल्व करने की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेट करता है, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेट करता है, टैक्स रिबेट से रिलेट करता है, या फिर बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेट करता है। प्रगति इनिशिएटिव की बात करें टू फास्ट ट्रैक द अप्रूवल प्रोसेस, तो हमारे देश के अंदर जो वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो इन द केस ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स द एंटायर अप्रूवल प्रोसेस नीड्स टू बी एक्सपीडाइटेड, फॉर दैट प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। क्या फुल फॉर्म है प्रगति की? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, इसको लेकर आया गया है। तो यहां पे वैसे तो इससे एज ए कॉन्सिक्वेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होगा, बट दैट विल नॉट बी द बेस्ट आंसर। आपको एग्जाम के अंदर भी बेस्ट आंसर को चूज करना, बिकॉज दे विल बी गुड आंसर्स टू इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में बेस्ट आंसर भी होगा, गुड आंसर्स भी होंगे, बट यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर क्या है? फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए प्रगति को लेकर आया गया, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है proactive governance and timely implementation, of course which will eventually lead to ease of doing business। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा प्रगति को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं जो कि सीक्रेसी को लेकर है। सीक्रेसी को लेकर न्यूज थी, बताऊंगा किस चीज को लेकर है, बट पहले सीक्रेसी को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका गोपनीयता को लेकर सही है। सीक्रेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो सीक्रेसी आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर आता है।
मे बी इट इज अ सेंट्रल राइट ऑफ एन इलेक्टर टू कास्ट हिज वोट विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल ड्यूरेस और क्वेश्चन एज पर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सेंट्रल राइट है किसका, इलेक्टर का, कि वो अपने वोट को बिना किसी डर के दे सके ताकि बाद में उसका किसी भी तरीके से एक्सप्लोटेशन या शोषण ना हो या फिर उसको किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती ना करी जाए। यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है, कॉमन सेंस को यूज करके इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है इन एनी इलेक्शन बीट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज अ मस्ट। जो यहाँ पे सीक्रेसी हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो यहाँ पर अनिवार्य है, दैट इज मैंडेटरी। ओके, इट रीट्रेटेड इट्स 2013 जजमेंट इन पीयूसीएल केस। पीयूसीएल केस के अंदर भी इसको लेकर एक जजमेंट जो थी वो दी गई थी, उसको भी रीट्रेट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किया। एंड यस, सीक्रेसी जो है आपका एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी इट बिकम्स अ सेंट्रल राइट ऑफ एन इलेक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक हो जाती हैं, हेंस यहां पे सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर है। पूछा गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एन SEZ इज अ टेरिटरी विद इन अ कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री। SEZ एक टेरिटरी होती है कंट्री के अंदर, तो कंट्री के अंदर ही एक टेरिटरी है जो कि यूजुअली ड्यूटी फ्री होती है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। एंड एशिया का पहला EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो गुजरात में कांडला में 1965 में लेकर आया गया था। यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैव टच्ड अ न्यू हाइट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट इन लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं हमारे देश के अंदर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। वाइल दीज EPZ जो आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं ये सिमिलर होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। गवर्नमेंट बिगिन टू एस्टैब्लिश SEZ इन 2000 अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ताकि क्या किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस जो कि अदरवाइज हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं उनको ये फेस ना करे। लेकिन EPZ जो है वो शुरुआत में लेकर आए गए थे जिसका नाम था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसी वजह से फिर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू करे, मतलब टेरिटरी के अंदर एक टेरिटरी जहां पर ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं वो फेस नहीं करने पड़ेंगे, साथ ही साथ वेरियस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो एक ऐसी फैसिलिटी जैसे कि आप चाइना के अंदर भी देखेंगे जहां पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर करके उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यस, इट इज यूजुअली ड्यूटी फ्री। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा कि कम होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी फैसिलिटेटेड बाय दिस पर्टिकुलर स्टेप दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में पहला कांडला में लेकर आया गया था, आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि EPZ को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, दैट्स व्हाई वी मूव टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर ध्यान देना शुरू किया जिसमें हम लार्जली अपने आप को सक्सेसफुल बता सकते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। Which of the following statement is or are correct about specialty steel? स्पेशलिटी स्टील को लेकर पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज वैल्यू एडिड स्टील, ये एक वैल्यू एडिड स्टील है। इट इज मेड फ्रॉम नॉर्मल स्टील, ये नॉर्मल स्टील से ही बना होता है। एंड इट्स एप्लीकेशंस आर फाउंड इन डिफेंस, स्पेस एंड पावर। इसकी एप्लीकेशन आपको डिफेंस, स्पेस और पावर में मिल जाएगी। सोचिए इसके बारे में। सो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी स्टील SS। और यहाँ पे जो बजटरी आउटले रखा गया है इसके लिए 6,322 करोड़ का रखा गया फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जो कि 2023-24 तक चलने वाले हैं। इसी वजह से स्पेशलिटी स्टील जो है SS ये न्यूज में था। अगर बात करी जाए सो इट्स अ वैल्यू एडिड स्टील। क्या जो नॉर्मल स्टील होता है उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तो बिल्कुल ठीक है, वैल्यू एडिड स्टील है मतलब नॉर्मल स्टील के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया जाता है ताकि उसे डिफेंस, स्पेस और पावर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट बनाया जा सके। तो जो एप्लीकेशन दी है वो भी करेक्ट हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इससे स्पेशलिटी स्टील से आगे बढ़ते हुए, वैसे इट्स अ वैल्यू एडिड स्टील मैंने आपको बता दिया। इसमें प्रोसेसिंग करी जाती है नॉर्मल फिनिश स्टील जो होता है उसके ऊपर, और उसके बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है। नॉर्मल फिनिश स्टील जो होता है उसे हाई वैल्यू एडिड स्टील के अंदर कोटिंग करके, प्लेटिंग करके, हीट ट्रीटमेंट करके उसका जो नेचर होता है उसे चेंज किया जाता है। वंस द नेचर इज चेंज्ड इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेशलिटी। रेल्स हो गए, अलॉय स्टील हो गए,
और जो आपका वियर रेजिस्टेंस स्टील होता है, स्टील वायर्स और आपका इलेक्ट्रिकल स्टील, जो अलग अलग चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। वैसे जो एप्लीकेशन की बात करें स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन की, तो वो डिफेंस, स्पेस और पावर सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि पीएलआई स्कीम को लेकर है। पूछा गया पीएलआई स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये इंसेंटिवाइज करती है इंक्रीमेंटल सेल को, तो इंक्रीमेंटल सेल्स जब होते हैं तो इसके अंदर इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाते हैं। स्कीम डज नॉट इनवाइट फॉरेन कंपनीज टू सेट यूनिट्स इन इंडिया, इंस्टेड एनकरेज लोकल कंपनीज। क्या करती है, फॉरेन कंपनीज को नहीं इनवाइट करती, लेकिन रादर क्या करती है, जो हमारे यहाँ लोकल कंपनीज है उनको एनकरेज करने की बात करी जाती है इसके अंदर। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं और 10 सेकंड्स के होते ही हम इसके बारे में डिस्कशन जो है अपना शुरू करेंगे। देखिए वैसे पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो हमने पहले भी देखा है और हमारी गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली इस स्कीम को रन किया है वेरियस सेक्टर के अंदर। इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन द इंपोर्ट बिल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि ऐसी चीजें जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाता है, वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके। और अगर इंपोर्ट बिल कम होगा तो हमारी प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज जो होगी वो बच जाएगी, वो हमें नहीं देनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए चाइना से हम सस्ते मोबाइल या मोबाइल एक्सेसरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वही डॉलर्स के अंदर पैसा हमें चाइना को देना पड़ेगा, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे चले जाएंगे। अगर वही सारी चीजें जो हम मोबाइल फोन्स या फिर जो मोबाइल फोन की एक्सेसरीज चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अगर वो हम अपने देश में बनाने लग जाए, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट जो हम चाइना को हर साल देते हैं ये हमें नहीं देना पड़ेगा। और जब ये अमाउंट नहीं देना पड़ेगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बने रहेंगे और हमारा जो अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग है वो कैपेसिटी भी डेवलप हो जाएगी। इससे हम दूसरे देशों को जो कि चाइना से नहीं इंपोर्ट करना चाहते या नहीं कर सकते, उनको यहां पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो यस, इंक्रीमेंटल सेल्स के अंदर इंसेंटिव जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसमें इवन फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट किया जाता है और लोकल कंपनीज को भी एनकरेज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंपनीज को इनवाइट ना किया जाता हो। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, A will be the correct answer. The scheme invites foreign companies so that they could set their units in India. However, at the same time, we also encourage the local companies too. Scheme has also been approved for sectors जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, IT हार्डवेयर हो गया, in which we can include mobile phones, telecom equipments, white goods, in which you can include ACs, laptops, chemical cells, food processing and textile के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए A हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक केमिकल या केमिकल्स इज और आर फाउंड इन फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स के अंदर क्या नाइट्रेट पाया जाता है? व्हाट अबाउट कॉपर, पोटेशियम, जिंक ऑक्साइड। टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, 10 सेकंड्स आपके पास है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड अपील्स चैलेंजिंग द एनजीटीज ऑर्डर। तो एनजीटी का जो ऑर्डर था जिसमें कंप्लीट बैन लगाया गया था फायर क्रैकर्स की सेल के ऊपर कोविड पेंडेमिक टाइम पर एनसीआर रीजन के अंदर, उसको यहां पर चैलेंज किया गया। जुलाई के महीने की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर दिवाली जो है अब आपकी आएगी कुछ 3 महीने के बाद, तो यहां पे पहले से ही उसका बेस जो है तैयार किया जा रहा है, ताकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया जाए, इसके ऊपर एक डिसमिसल ऑर्डर ले लिया जाए और ये बैन जो है हटवा लिया जाए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस अपील को ही यहाँ पर डिसमिस कर दिया। फायर क्रैकर्स के बारे में कहा गया कि इसमें काफी सारी हैवी मेटल्स होती हैं, टॉक्सिक होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कैडमियम हो गया, लेड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक ऑक्साइड, सोडियम, ये सब चीजें पाई जाती हैं, जिससे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। तो नाइट्रेट, कॉपर, पोटेशियम, जिंक ऑक्साइड, ये चारों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप भी अपना ओपिनियन मुझे बताइएगा। डू यू थिंक जो ये फायर क्रैकर को बैन किया जाता है एनसीआर रीजन के अंदर, इज इट अ गुड आइडिया? क्या ये सही है या फिर ये रिलीजियस जो फेथ होता है उसके अंदर इंटरफेरेंस है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे कि क्या दिवाली के ऊपर जो ये जजमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी के द्वारा, इज इट गुड और नॉट? आप इससे अग्री करते हैं या नहीं? देखिए, अग्री करें या ना करें, दोनों आंसर आपके सही है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने की जो चीज है वो सही होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो किस पर्सनैलिटी की बात करी जा रही है? जन्म इनका मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, फिर इन्होंने एचआरए को भी ज्वाइन किया और काकोरी प्लान जो था इनके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। एक यहाँ पर 10 सेकंड्स जो है आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। करेक्ट आंसर इज सी, चंद्रशेखर आजाद इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह या कोई दूसरी भगत सिंह के ऊपर मूवी देखी है, अदरवाइज स्पेक्ट्रम को अगर अच्छे से पढ़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया था,
तो आपको पता चलेगा ये सारे फैक्ट्स जो हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में है। एचआरए जो है ज्वाइन भी किया था और बाद में जब एचएसआरए बनी थी उसके निर्माण के अंदर भी इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट जो एक कॉन्स्पिक्यूअस रोल होता है वो यहाँ पर प्ले किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। पूछा गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी है, वन बाय वन इसको देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ 3-tiered ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये 3 टीयर का एक स्ट्रक्चर है जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज को देखता है। पॉसिबल है। होम मिनिस्टर जो है इसको प्रिसाइड करते हैं, किसको? एनएससी को। ये भी पॉसिबल है। टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के आंसर करिएगा। पेगासस कंट्रोवर्सी चल रही है बट कंट्रोवर्सीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द एग्जामिनेशन, बट यस इससे कंसर्निंग जो दूसरी चीजें आएंगी, इससे रिलेटेड चीजें, वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पेगासस कंट्रोवर्सी के बाद इट वाज रिपोर्टेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन द नेशनल सिक्योरिटी हैज रिजन फ्रॉम 33 करोड़ फ्रॉम 2016-17 to 333 crores, so 10 times इंक्रीज जो वो देखा गया 2017-18, मतलब सिर्फ एक साल के अंदर। एनएससी ऑफ इंडिया एक 3 टीयर का स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इशू जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हमारी होती है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स के अंदर बात करी जाती है। एनएससी जो है दैट इज प्रिसाइड्स ओवर द एनएससी। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल जी। तो एनएससी जो है वो यहां पर हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, होम मिनिस्टर प्रिसाइड नहीं करते, ध्यान रखिएगा। सुनने में लग सकता है कि एनएससी है और इस तरीके की बॉडीज यूजुअली गृह मंत्री को दी जाती है हेड करने के लिए, बट दिस टाइम इट इज द एनएससी दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज द हेड और ही प्रिसाइड्स ओवर एनएससी एंड इज ऑल्सो द प्राइम या प्राइमरी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, लेकिन पहली स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर विल बी ए। चलिए चलते हैं यहां से, यहाँ पे अजीत डोभाल बैठे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जो कि रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को लेकर है। इट हैज बिकम 39th इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहां पर लोकेट करती है? 10 सेकंड्स में आंसर करिए। इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन गया था रुद्रेश्वर टेम्पल का, जिसे कि रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। तो रुद्रेश्वर टेम्पल का है या रामप्पा टेम्पल का है, एक ही बात है। कहां पर लोकेट करता है? ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है, वारंगल इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इट हैज बिकम द 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकेशन वाइज बी। ठीक है, डिसीजन वाज टेकन एट द 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को टुडे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस तरीके से दिखता है टेम्पल, जिसमें आप यहाँ पे कुछ फीचर्स जो हैं आप द्रविड़ा टेम्पल के देख सकते हैं, और यहाँ पे जो हाइट के ऊपर बनाया गया वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रीन सौरा वाटर सप्लाई स्कीम इज लॉन्च्ड एट। इसे कहां पर शुरू किया गया अभी रिसेंटली? मेघालय में, आसाम में, मणिपुर या फिर नागालैंड के अंदर। तो यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम आपके पास है। रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने इसे लॉन्च किया है, ग्रीन सौरा एफोरेस्टेशन कैंपेन, और साथ ही साथ एक ग्रीन सोरा वाटर सप्लाई स्कीम जो है उसको भी लेकर आए हैं। इसे लेकर आया गया है मेघालय के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्कीम है, कई बार स्कीम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। करंट अफेयर्स की सीरीज में 29 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत हमारी होगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। इसके बाद 84 कोशी परिक्रमा मार्ग के बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे उज्बेकिस्तान के बॉर्डर को लेकर। फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी के बारे में डिस्कशन करते हुए FCRA सर्टिफिकेट्स को डिस्कस करेंगे। देन एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे। मंकी पॉक्स को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम को डिस्कस करते हुए फाइनली आर्टिकल 29 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NRF को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। आपको 10 सेकंड्स में यहाँ पर आंसर करना है। उससे पहले एक बार मैं आपको पूरा जो टॉपिक है वो बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करना है और जो चीज पूछी है उसको सर्कल में डालना है। द टोटल प्रपोज्ड आउटले ऑफ NRF इज 50,000 करोड़ रुपीज। तो 50,000 करोड़ का टोटल आउटले जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए रखा गया है। हो सकता है जो यहाँ पे टेन्योर दिया गया, टाइम पीरियड इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 5 साल का दिया गया है। एंड ऑब्जेक्टिव इसका होगा ग्रो करना एंड फैसिलिटेट करना रिसर्च एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर रिसर्च को बढ़ावा देना। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, जल्दी से बताएं मुझे
क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन की न्यूज में क्यों था और क्यों हमने इसको यहां पर डिस्कस किया। चलिए, सो यहां पर एनआरएफ को लेकर बात करी जाए तो बिल्कुल ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए है और ये रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया को कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, यूएस के साथ, वहां पर रिसर्च के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री के अंदर खुद ही डेवलप हो जाती है। हमें क्या करना पड़ता है, हम शुरुआती टाइम में तो रिसर्च के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं और फिर बाद में बहुत ज्यादा पैसा देकर दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। सो यहां पर अगर शुरू से ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो टेक्नोलॉजी हमारे यहां पर ही इंडिया के अंदर ही इनोवेट होगी और इंडिया के अंदर इनोवेट होगी तो उसे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज के अंदर और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी, और 50,000 करोड़ का ही आउटले रखा गया है और 5 साल की अवधि इसके अंदर दी है। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर ये चीज। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को लेकर है। पूछा गया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हैज इशूड ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग 84 कोशी परिक्रमा मार्ग एज नेशनल हाईवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो 84 कोशी परिक्रमा मार्ग है, तो ये जो पर्टिकुलर मार्ग है, कहां पर इसे नेशनल हाईवे जो है लेकर आया जा रहा है, कहां पर इसे नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया है। क्या यूपी के अंदर इसे एक नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाएगा, एमपी के अंदर, हरियाणा के अंदर या फिर उत्तराखंड के अंदर? 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लास्ट वीक ही डिसाइड किया था कि वो 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो है इसको क्या करेंगे, नेशनल हाईवे के तौर पे डिक्लेयर करेंगे एंड दिस गोज अराउंड अयोध्या। ठीक है, तो कहां पर ये लोकेट करता है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या का नाम जो है वो भी हमने डिस्कस किया। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 84 कोस आपका परिक्रमा मार्ग जो है, ऑल 3 परिक्रमास इन अयोध्या। एक आपका 5 कोस है 15 किलोमीटर का, एक 14 कोस है वो 42 किलोमीटर का है, एक 84 कोस है और ये 275 किलोमीटर के आसपास का है। ये लॉर्ड राम से ही कनेक्ट किए जा रहे हैं, द बालकांड। ठीक है, बालकांड के अंदर लिखा भी गया है वाल्मीकि रामायण के अंदर कि अयोध्या जो है, अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो कि कौशल देश के नाम से जानी जाती है। इनिशियली 48 कोस के अंदर ये जो नगरी है फैली हुई थी और बाद में जाकर 84 कोस के अंदर। ठीक है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये जो आपका 84 कोस और अभी हमने जो डिस्कस किया, ये 5 कोस और 14 कोस और 84 कोस जो है इसको यहां पर लेकर आया गया। इसको लेकर जो न्यूज थी वो आई है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी से एसोसिएट करता है, अयोध्या से एसोसिएट करता है। चलिए, पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंटली भी न्यूज में था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया के अंदर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। एवरी टाइम वी स्टडी द न्यूज इन द इकोनॉमिक सेक्शन वी सी कि पिछले बार से ज्यादा कलेक्शन जो है वो यहां पर हमें देखने को मिला है। किसके अंदर? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर। और इसी चीज को ही ध्यान में रखकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाना है यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर। जापान, स्विट्जरलैंड और इंडिया का नाम यहां पर दिया है। 10 सेकेंड्स में आंसर करें, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। तो रिसेंटली वीकली डेटा जो है, वीकली डेटा आरबीआई के द्वारा निकाला गया और आरबीआई ने जो वीकली डेटा निकाला तो उसके अंदर देखा कि फॉरेक्स रिजर्व हमारे बढ़ चुके हैं। कितने? 612.73 डॉलर्स, ये बिलियन डॉलर्स इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहां पे हमारी जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है उसमें एक बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। देयर वाज एन लाइक अ वेरी लार्ज इंक्रीमेंट इन द एफसीए, दैट इज द फॉरेन करेंसी एसेट्स। दैट्स व्हाई द फिगर हैज रीच्ड अप टू दिस लेवल। 612 बिलियन डॉलर की जो फिगर है तभी हमारे यहां पर पहुंची। फॉरेक्स रिजर्व में होती कौन कौन सी चीजें? इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जो है दे कवर फर्स्ट फॉरेन करेंसी एसेट्स इसके अंदर होती हैं। सेकंड, इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। थर्ड, इसमें गोल्ड रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर कंट्री के रिजर्व्स पोजीशन होती है आईएमएफ के साथ। ये चारों चीजें हैं। इसके बारे में जानना है तो इकोनॉमिक्स के जो वीडियोस हैं exam.netmoc.com पर वो देख लीजिएगा। उसमें आपको इसकी जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखा गया है कि करंटली चाइना के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना, लार्जेस्ट रिजर्व के साथ। दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पे क्या कोई बता सकता है कौन होगा? चौथे नंबर पे हमारा भारत, इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अभी 5वें नंबर पे कर दिया रशिया को। पहले रशिया चौथे नंबर पे होता था, बट रशिया को पीछे करके वी हैव सरपास्ड रशिया एंड नाउ वी होल्ड द 4th पोजीशन। चाइना नंबर 1 पे, देन जापान, देन स्विट्जरलैंड एंड देन इंडिया।
यहां पर देखिए तो जापान पहले नंबर पे, इन तीनों कंट्रीज में से स्विट्जरलैंड दूसरे पे, इंडिया तीसरे पे। वैसे चाइना का नाम तो यहाँ दिया ही नहीं है, चाइना होता तो इजी हो जाता क्वेश्चन हमारे लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। पहले नंबर पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया एंड देन रशिया का नंबर यहाँ पर आता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया उज्बेकिस्तान का बॉर्डर जो है कौन कौन सी कंट्रीज टच करती है। कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। 10 सेकेंड्स का टाइम लीजिए। मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट, ये दो रीजन ऐसे हैं जहां से मैप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, चाहे वो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान वाले रीजन से आए या फिर इजराइल वाले रीजन से आए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछ भी चुका है और दोबारा भी आ सकते हैं। उज्बेकिस्तान ने अभी एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, जिसको टाइटल दिया गया सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एट ताशकंद, ये एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको यहाँ पे होस्ट किया। इसी वजह से उज्बेकिस्तान न्यूज में था। एक बार अगर हम यहां पर जाने से पहले देख लें कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच करता है तो इजी हो जाएगा। ये ताशकंद है, ताशकंद फाइल्स करके मूवीज भी आपने देखी होगी। किसके ऊपर थी, हमारे कौन से प्रधानमंत्री थे जिसके ऊपर ताशकंद फाइल्स नाम की एक मूवी बनी है, बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। कजाकिस्तान से बॉर्डर टच कर रहा है, किर्गिस्तान से कर रहा है, तजिकिस्तान से कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान से कर रहा है, आरएलसी भी आपको यहां पर दिख रहा होगा। चलिए, तो यहां पे अगर हम आते हैं, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये चारों से ही बॉर्डर टच कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से लोकेशन देखिए। उज्बेकिस्तान अपने आप में एक ऐसी कंट्री, जितने भी स्थान है उन सबसे यहां पर इसका बॉर्डर टच होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने आप में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी को लेकर, आईजीबीसी की रेटिंग जिसको दी गई है। 10 सेकंड में आंसर करें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन भी माना जाता है भारत देश का, और ये अपने आप में पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी बना है। और ये रेटिंग जो है ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी की, ये आईजीबीसी के द्वारा दी गई है, क्योंकि आईजीबीसी इसी तरीके की जो रेटिंग्स है वो देता है। तो आंसर क्या होगा यहां पर, सी, कांडला इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर। कई बार इस तरीके के भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं, और पीसीएस के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के अंदर इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे जो बिल्कुल फैक्चुअल होंगे, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमारा है, इसको अभी इस पर्टिकुलर टाइटल से जो पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी का जो खिताब है, रेटिंग जो है वो यहां पर दी गई है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर मैं आपको कुछ और जानकारी देने की कोशिश करूं, जैसे यहां पे लिखा है कंपेयर टू 25,000 ट्रीज जो कि 2019 में पाए गए थे कांडला के अंदर, द 1000 odd acre has 3.5 lakh trees and most of the trees have been planted post 2019। तो 2019 के अंदर तो ट्रीज थे ही यहां पर, लेकिन 2019 के बाद बहुत ज्यादा ट्री प्लांटेशन यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा जो कैसेड है, कैसेज मतलब कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, it also used plastic waste to line the artificial water bodies, created the area to prevent water seepage and mix with the saline water। तो यहाँ पे काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो आपका नमकीन पानी होता है उससे जो आपका साफ पानी है उसको मिलने से रोकने के लिए भी यहाँ पर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रिसाइकलिंग जो है वो भी यहाँ पर काफी करी जा रही है। तो बेसिकली काफी एडवांस है इन सब चीजों के अंदर, तभी यहाँ पर ये जो किताब है इसको दिया गया, जो रेटिंग है आईजीबीसी के द्वारा इसको दी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सस्पेंडेड एफसीआरए सर्टिफिकेट्स फॉर 180 डेज अंडर द वायलेशन। अभी देखा गया कि कुछ सस्पेंशन देखी गई यहाँ पर एफसीआरए सर्टिफिकेट्स को लेकर 180 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एफसीआरए आपके रूल्स बनाए, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, वहां पर एक सस्पेंशन जो था वो किया गया, क्योंकि वहां पे कुछ वायलेशंस जो है वो देखने को मिले। तो क्या ये होम अफेयर मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा करे गए, फॉरेन अफेयर मंत्रालय के द्वारा करे गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा करे गए, या फिर किसी और ही मंत्रालय के द्वारा किए गए। आप जानते हैं कुछ दिन पहले या कहीं के कुछ महीने पहले रादर एफसीआरए जो थे इसके रूल्स को कड़ा किया गया था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि हमारे देश के अंदर कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो बाहर देश से पैसा लेते हैं और देश विरोधी एक्टिविटीज के अंदर पैसे को लगाने की कोशिश करते हैं। वो पैसा या तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाते हैं कि हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए वो एनजीओ बना है वहां पर पैसा खर्च नहीं किया जाता, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या महिलाओं को किसी स्किल को प्रोवाइड करने को लेकर हो, लेकिन पैसा किस चीज के लिए खर्च किया जाता है, देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए। तो इसी वजह से एफसीआरए का जो कानून था इसे कड़ा किया गया था, और अभी भी इसके अंदर काफी ज्यादा सर्टिफिकेट्स जो है उसको सस्पेंड किया गया है, और ये किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि गृह मंत्रालय की उन एनजीओ के ऊपर काफी आप कह सकते हैं पैनी नजर है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए चलते हैं एफसीआरए से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये किससे कंसर्न करती है? क्या ये आर्मी से कंसर्न करती है, नेवी से, एयरफोर्स से, या फिर स्पेस से? 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। 2021 एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का, वो 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज को इन्वॉल्व करेगा। तो यहां पे देखिए 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज इसमें रहेंगी, इसमें यूएस भी रहेगा, इसमें यूके भी रहेगा, और इसमें इंडिया भी रहेगा, ठीक है। एंड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसमें रहने वाली है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी भी इसमें रहेगा। तो इस तरीके से इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज, सही है क्या ये बताएं? नो। देखिए यहां पे हमारा जो आंसर होगा, सो यहां पे कॉन्फिडेंट रहना है आपको। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी, ठीक है। तो नेवी की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, तभी मैंने आपको आईएमओ का नाम भी बताया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस को लेकर, ठीक है। 2021 का एडिशन है, अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, यूएस, यूके, इंडिया और इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो भी इसमें शिरकत करेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर, मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट क्या है, कौन सा कथन आपका सही है। आपके पास टाइम पीरियड भी लिमिटेड है। ये एक जूनोटिक डिसीज है, मंकी पॉक्स हो सकता है, ये एंडेमिक है अंगोला के अंदर। इट इज कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस, अ मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस इन द फैमिली पॉक्स विरिडे। किस फैमिली से आता है ये वायरस, उसका नाम बताया है। 10 सेकेंड्स मैंने आपके शुरू कर दिए हैं, सोच समझ के आप आंसर करें, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। बताइए। चलिए सो यहां पर बात करें जाए, जूनोटिक डिसीज इज अ डिसीज जो कि एनिमल से ह्यूमंस के अंदर चली जाती है। तो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर अगर जाएगी वो जूनोटिक डिसीज होगी, जैसे कि कोविड के केस में भी हमने देखा, जिसमें बैट्स और जो पेंगोलिन्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था इस चीज के लिए। और यहां पर ये जो मंकी पॉक्स है ये भी मंकी से एनिमल्स के अंदर, मंकी से ह्यूमंस के अंदर आती है। और अभी इसका एक केस जो था तो यूएस के अंदर भी देखा गया, और इससे पहले जो केसेस थे, लास्ट जो यूएस के अंदर आया था 2003 में आया था, 18 साल के बाद एक और नया केस जो है वो मंकी पॉक्स का निकला। तो यस, इट्स अ जूनोटिक डिसीज, मींस इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये एनिमल से ह्यूमंस के अंदर स्प्रेड कर सकती है। इज इट एंडेमिक टू अंगोला? सो आंसर इज नो, इट इज एंडेमिक टू नाइजीरिया। नाइजीरिया में ये एंडेमिक है, पाई जाती है। एंड यस, इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से आती है, जो कि प्रॉक्सीविरिडे फैमिली से है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, पहली भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में पूछा गया, इट इज लॉन्च्ड बाय। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? क्या ये सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा लेकर आई गई है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। रिसेंटली एक रिप्लाई देते हुए मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 371 ट्रेनिंग सेंटर्स जो है उनको खोला गया है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो 371 ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत खोले गए हैं, जो कि यहां पर लोगों को हेल्प करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। और यहां पे जो मंत्रालय था वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर थे उनके द्वारा ही ये रिप्लाई पार्लियामेंट के अंदर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। वैसे बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसे 2017 में लॉन्च किया था। यहां पर आप देख सकते हैं मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का नाम भी दिया है, एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। मेन एम क्या है? यही कि शॉर्ट टर्म जॉब्स ओरिएंटेड स्किल जो है, क्योंकि देखिए अगर किसी व्यक्ति को स्किल दे देते हैं तो जॉब तो उसको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो स्किल जो है, स्किल डेवलप करना, इस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करना माइनॉरिटी यूथ को, ताकि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट तो वो क्रिएट कर ही लेंगे, आप कम से कम स्किल तो प्रोवाइड करो। तो वो स्किल प्रोवाइड करने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर जो माइनॉरिटी शब्द है इसको यहां पर डिफाइन किया हुआ है। सिख इज नॉट अ माइनॉरिटी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पे सिख को माइनॉरिटी नहीं माना जाता, ये भी पॉसिबल है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 जो है वो क्या करता है? वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों तरीके की माइनॉरिटीज को सुरक्षा प्रदान करता है। यहां पर टाइम पीरियड में आपका 10 सेकंड का शुरू कर देता हूं, आप इसका आंसर करें, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। 6 माइनॉरिटीज हैं हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर। लेट्स सी आप में से कितने लोग आंसर कर पाते हैं। एक एक आंसर भी करेंगे,
एक एक माइनॉरिटी का नाम भी बताएंगे तो सारी यहां पर पूरी हो जाएगी। तो कौन कौन सी माइनॉरिटीज हैं इंडिया में? जैन है, यस, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, सिक्स, एंड द लास्ट वन इज मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइनॉरिटीज जो है इंडिया के अंदर मानी जाती है। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे डिफाइन नहीं किया गया। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसी ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 29 को लेकर जो बात करिए वो भी ठीक है। एंड सिख इज ए माइनॉरिटी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अभी आपके डिस्काउंट के आखिरी 2 दिन बचे हैं, 30th ऑफ जुलाई, दैट इज टुडे, आज का दिन और कल का दिन, जहां पर आप 50 + 20% डिस्काउंट जो है गेट 70 कोड को यूज करते हुए ले सकते हैं। चाहे आप 50 डेज की सीरीज सब्सक्राइब करना चाहते हो, 100 डेज, 200 डेज, या फिर मिशन यूपीएससी 2022 या 2023 को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो। करंट अफेयर्स की सीरीज में 30th ऑफ जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उससे हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं 10 टॉपिक्स, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। किंग चिलीज के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, दलित बंधु स्कीम के बारे में जानेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थ ओवरशूट डे को डिस्कस करेंगे, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ओडीएफ प्लस धोलावीरा को लेकर भी न्यूज आइटम्स थी उसको भी डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, इंदिरा 21 एंड पियर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग किंग चिलीज। किंग चिलीज जो है कौन से राज्य को बिलोंग करता है? अभी ये न्यूज में था, क्या असम को बिलोंग करता है, नागालैंड, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं आपका। रिसेंटली इसको बूस्ट देने के लिए, इसके एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए, ये जो आपका जीआई प्रोडक्ट है इसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भेजा जा रहा है। कंसाइनमेंट जो है, जिसको राजा मिर्च भी कहा जाता है या फिर किंग चिली भी कहा जाता है इंग्लिश में, नागालैंड से इसे भेजा गया लंदन के अंदर गुवाहाटी के थ्रू। ठीक है, तो ये कहां पे पाया जाता है? नागालैंड इज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस। तो बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीआई टैग जो आपका प्रोडक्ट है इसको अभी लंदन के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहां से? नागालैंड से। तो बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चिली के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। सो जो कंसाइनमेंट है किंग चिली का, ऑल्सो कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स हॉटेस्ट बेस्ड ऑन द SHU। इसका क्या मतलब है? स्कोविल हीट यूनिट। इसके बेसिस पे इस चिली को वर्ल्ड की हॉटेस्ट माना जाता है। जो चिली है नागालैंड से आती है और वहां पर इसे भूत जलोका भी कहा जाता है या फिर गॉस्ट पेपर भी कहा जाता है। गॉस्ट पेपर या फिर भूत जोलिका। ठीक है, तो नाम कोई भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। जीआई टैग मिला हुआ है क्या? तो यस, जीआई टैग वाज गिवन इन 2008, 2008 में ही इस चिली को जीआई टैग दे दिया गया था। नागालैंड किंग चिली बिलोंग्स टू जीनस कैप्सिकम जो है, वैसे आपको दिखने में भी कुछ कैप्सिकम जैसी ही लग रही होगी, तो कैप्सिकम फैमिली को ये बिलोंग करती है, ध्यान रखिएगा। एंड नागा किंग चिली हैज बीन कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली एंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन द टॉप 5 इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली SHU के बेसिस पे, जब वेरियस पूरी दुनिया की चिलीज को हम कंपेयर करते हैं। चलिए, सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि दलित बंधु के बारे में पूछा गया। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये किस राज्य के द्वारा लेकर आया गया है? आंध्रा के द्वारा, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर केरला के द्वारा? 10 सेकंड्स आपके पास है। अभी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिसेंटली कहा कि उनकी जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज रेडी टू स्पेंड 80,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़ फॉर दलित बंधु। तो यहाँ पे दलित बंधु प्रोग्राम जो है उसके लिए यहाँ पर कहा इनकी सरकार ने। वैसे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव जो है उन्होंने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक इस स्कीम के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। और ये बिगेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है पूरी कंट्री की मानी जा रही है, ताकि दलित्स को एम्पावर किया जा सके राज्य के अंदर, ऐसा भी सरकार के द्वारा कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना की स्कीम है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो कौन सा राज्य इन्वॉल्व है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। लेटेस्ट और लार्जेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये भी तेलंगाना गवर्नमेंट का, और एनविजन किया जा रहा है एक वेलफेयर स्कीम के तौर पे, ताकि दलित फैमिलीज को एम्पावर किया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको एनेबल किया जा सके, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होगा 10 लाख पर फैमिली का इसके अंदर दिया जाने वाला है। एक बार इंप्लीमेंट हो जाती है ग्राउंड के ऊपर तो बिगेस्ट कैश ट्रांसफर स्कीम बन जाएगी ये
पूरी अगर हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, मॉनेटरी असिस्टेंस के अलावा गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि एक कॉर्पस भी जो है दलित सिक्योरिटी फंड करके बना लिया जाए। तो एक डीएसएफ बनाने की भी बात करी जा रही है, एक कॉर्पस फंड जो है बनाने की बात करी जा रही है, जिससे कि जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको परमानेंट सपोर्ट जो है इसके थ्रू दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इस फंड का इस्तेमाल करके जो मॉनेटरी सहायता होती है वो दी जा सके। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि बात कर रहा है वेरियस स्टेटमेंट्स को देखिए कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वैसे क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसकी अभी डिफेंस मिनिस्टर मीट हुई है और ये उज्बेकिस्तान में हुई है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस पूरी ग्रुपिंग को एड्रेस किया अभी रिसेंटली जब ये पूरी मीटिंग हुई। एंड एससीओ जो है इससे फाउंड किया गया था शंघाई के अंदर 2001 के अंदर। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम पीरियड, प्लीज ट्राई टू आंसर विद इन द टाइम गिवन। तो यहां पे रिसेंटली एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर मीट क्या हुई है? तो आंसर इज यस, ये अभी रिसेंटली मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी वो करी गई है, बट दैट इज कंडक्टेड इन दुशांबे। दुशांबे के अंदर इसे कंडक्ट किया गया, दैट इज लोकेटेड इन तजिकिस्तान, नॉट इन उज्बेकिस्तान। दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं वैसे तो, लेकिन यस इट वाज हेल्ड इन तजिकिस्तान। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई ए और बी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इट मींस आंसर या तो सी होगा या डी होगा। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी, जो कि आपकी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि आज से 20 साल पहले इसे बनाया गया था, एचसीओ को फाउंड किया गया था, एक समिट जो शंघाई में हुई थी। अब क्या इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ग्रुपिंग को एड्रेस किया, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, यहां पर ये मैप भी दिया है, कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं वो भी बताया है। एससीओ जो है शंघाई में 2001 में फाउंड किया गया था। इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं प्रेजेंटली, जिसमें इंडिया भी है, कजाकिस्तान भी है, चाइना, किर्गिस्तान रिपब्लिक, देन पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन भी इसके अंदर शामिल है। एससीओ नेशंस जो हैं ये हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 3/5 ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। तो जो पूरा यूरोप और एशिया का कॉन्टिनेंट है, 3/5 जो जगह है वो इनके द्वारा टेक ओवर करी गई है। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसे नेटो के काउंटर वेट के तौर पे भी देखा जाता है, ठीक है। तो एससीओ को नेटो का काउंटर वेट के तौर पर भी देखा जाता है। 8 मेंबर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया जो था इसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला एससीओ के अंदर 2005 के अंदर, ठीक है, और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही परमानेंट मेंबर जो था वो बना लिया गया। चलिए चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अर्थ के ओवरशूट डे को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये जो दिन होता है, द डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल एक्सीड्स व्हाट द अर्थ कैन रीजनरेट। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो डिमांड है हमारी अर्थ से, हमारी जो पृथ्वी है उससे, उसके रिसोर्सेज से, वो जितनी अर्थ हमें चीजें दे सकती है उससे ज्यादा की डिमांड होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर डिमांड कर रहे हैं, हमारी अर्थ मीट कर रही है। देयर इज अ पॉइंट जहां पे अर्थ कहती है बस जितना मैं जनरेट कर सकती थी वो मैंने कर दिया, अब यहां पे उससे भी ज्यादा जो है डिमांड लोगों के द्वारा करी जा रही है। सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय एंड्रू सिम्स ऑफ द यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन। 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं, वैसे तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको अच्छा खासा हिंट जो है वो भी दे दिया है। डिस्कस करेंगे इसको, फिर सोचिए इसके बारे में। ये जो दिन होता है, द डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। अभी इकोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि आपके मरीन रिसोर्सेज हो गए, फिश हो गई, या फिर अदरवाइज फॉरेस्ट हो गए, या फिर आपके दूसरी जो बायोडाइवर्सिटीज होती हैं ये, और इनकी सर्विसेज। जब ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसकी डिमांड ज्यादा होती है कंपेयर टू जितना अर्थ रीजनरेट कर सकती है उससे, तो वो जो दिन होता है ना, जब ये ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जहां पे ह्यूमन बींग्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है, जहां पे एचपी और ईआर जो है ब्रेक हो जाता है। मतलब ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड है और अर्थ के रीजनरेशन जब तक बराबर चल रहा था, ठीक है, या फिर जब तक अर्थ रीजनरेशन बड़ा चल रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये साइन आपका चेंज होता है, वो दिन जो होता है दैट इज कॉल्ड द ओवरशूट डे, क्योंकि वहां पे हमारी डिमांड जो है वो ओवरशूट कर रही है अर्थ की रीजनरेशन कैपेसिटी को, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंड्रू सिम्स के द्वारा ही लेकर आया गया था, यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन को बिलोंग करते हैं। सो आंसर विल बी सी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, अर्थ ओवरशूट डे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, पीआईआरपी के बारे में, पैकेज्ड या कहें कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर यहां पर पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं दे विल हैव टू अग्री टू टर्म्स विद प्रमोटर्स और ए पोटेंशियल इन्वेस्टर। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं वो पीआईआरपी के लिए अग्री करते हैं, और इसमें जो प्रमोटर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं,
उनके साथ भी टर्म्स को अग्री किया जाता है। मे बी द अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 66% ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इसके अंदर जरूरत पड़ती है, ये भी हो सकता है। एनसीएलटी विल बी रिक्वायर्ड टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर प्री पैक। प्री पैक की जो आपकी पूरी एप्लीकेशन होती है, फाइनल अथॉरिटी उसके ऊपर अप्रूवल और डिस अप्रूवल देने वाली कौन सी होती है? एनसीएलटी। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल जो है अभी आया है, और आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को लेकर काफी टाइम से काम भी कर रही है, इसको पहले भी लेकर आया गया था, अब अमेंडमेंट इसके अंदर लेकर आई गई है, एंड दिस अमेंडमेंट इज पास बाय लोकसभा। एंड यहां पर प्री पैक्स को प्रपोज किया गया। बेसिकली क्या होगा ना, इंसॉल्वेंसी में पहले बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है, यहां पे प्री पैकेज कुछ जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल को रिचार्ज कराते थे, पहले अपना प्रीपेड जो प्लान होता था रिचार्ज कराते थे, तो पहले प्लान्स उतने ज्यादा नहीं होते थे, सो यू हैव टू राइट द फिगर। मान लीजिए कि आप 70 रुपीज खुद लिख रहे हैं, उससे रिचार्ज करा रहे हैं, 150 रुपीज लिख के रिचार्ज करा रहे हैं, 200 रुपीज लिख के रिचार्ज करा रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जैसे कोई भी सर्विस आप यूज करते हो उसके अंदर प्री पैकेज बने होते हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 99 का पैकेज है, 199 का पैकेज है, 299 का पैकेज है, सो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सोचना भी नहीं पड़ता है। आप अपना पैकेज चूज करते हैं और अपना जो भी रिचार्ज होता है करा लेते हैं। कुछ उसी तरीके से प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी के अंदर भी इसी तरीके के रेजोल्यूशन प्रोसेस जो वो लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशनैलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका अप्रूवल और डिसअप्रूवल जो होगा एप्लीकेशन को वो एनसीएलटी के द्वारा किया जाएगा। और पहली दो स्टेटमेंट्स जो है वो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर ही रही थी, पता चल ही रहा था क्रेडिटर्स जो होंगे, क्योंकि अप्रूवल 66% क्रेडिटर्स का इसमें जरूरी है, तो क्रेडिटर्स और प्रमोटर्स बैठ कर बात करेंगे, टर्म्स को डिसाइड करेंगे और उसके बाद ही ये किया जाने वाला है, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इंसॉल्वेंसी का पूरा मैकेनिज्म जो है वो जल्दी हो जाए, पूरा एफिशिएंट सिस्टम जो है वो यहां पर लेकर आया जाए। तीनों सिस्टम और तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? टी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पर इससे सीआईआरपी जो हमारा ओल्डर सिस्टम है उससे कंपेयर किया, सीआईआरपी की फॉर्म बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको पीआईआरपी तो बता दिया, दिस इज द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम। सीआईआरपी क्या है? ये तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम ही होगा, लेकिन सी का क्या मतलब है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पुराना जो सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता था, ठीक है। सो मेन क्रिटिसिज्म जो सीआईआरपी की थी वो था कि टाइम जो रेजोल्यूशन के अंदर लगता था वो काफी ज्यादा था, लेकिन प्री पैक जो है, क्योंकि ये प्री पैक है, मैंने आपको बताया ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर टाइम पीरियड काफी लिमिटेड हो गया, मैक्सिमम 120 डेज जो है विद ओनली 90 डेज अवेलेबल टू स्टेक होल्डर। यहां पर पूरा जो आपका रेजोल्यूशन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक और डिफरेंस भी, तो टाइम की जो बेटरमेंट है वो तो आपको देखने को मिल रही है, साथ ही साथ अनदर की डिफरेंस जो आपको देखने को मिल रहा है वो है प्रीपैक्स और सीआईआरपी के बीच में कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल को रिटेन करेगी। सीआईआरपी के अंदर क्या होता था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, आरपीस कहा जाता था इसको, ये जो था पूरा कंट्रोल ले लेते थे, पूरा टेक ओवर कर लेते थे, और डेटर्स का कंट्रोल ले लेते थे रिप्रेजेंटेटिव, और पूरा जो क्रेडिटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते थे उनके बारे में भी सारा कंट्रोल इनके पास आ जाता था। लेकिन अभी जो कंट्रोल है वो मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में, ध्यान रखिएगा। सी के बारे में जरूर बताएगा, सीआईआरपी की फुल फॉर्म क्या है। गेट 70 कोड जो है इसको यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50 + 20% डिस्काउंट, जो कि आपकी वेरियस सीरीज के ऊपर सिर्फ 2 दिनों के लिए अवेलेबल है, आज के लिए और कल के लिए 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज, और 200 डेज से बेहतर कोई सीरीज नहीं हो सकती है, बिकॉज यहां पर आपको डे वाइज भी तैयारी करने को मिल रहा है, और चाहे तो आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 200 डेज में जो सब्जेक्ट वाइज आपकी सीरीज है वो भी ऐड करी हुई है। सो कुछ लोगों को डे वाइज तैयारी करने में अच्छा लगता है शेड्यूल्ड वे में, कुछ लोग अपना ही शेड्यूल बनाते हैं, तो उनके लिए जो कोर्स बेस्ड तैयारी है वो भी इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको स्टैटिक जो है वो पूरा ही कवर इसमें होगा, साथ ही साथ इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो कि काफी ज्यादा जरूरी होता है। आजकल प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करना ही सबसे मुश्किल हो गया, उसको क्रैक करने के लिए डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और 2 तरीके के वीडियोस मिलेंगे, एक क्लास वीडियोस मिलेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है, दूसरा एमसीक्यूज वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज को साथ में बैठकर सोल्व करेंगे। इसी तरीके से 500 डेज की सीरीज है, इस पे भी आपको 70% डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ 2 दिनों के लिए, मिशन यूपीएससी 2022, इसको भी आप एनरोल करा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी सीरीज वैसे आपको exam.netmock.com या फिर चाहे तो netmock.com पर भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है ओडीएफ प्लस के बारे में पूछा गया। ओडीएफ प्लस के कंपोनेंट्स क्या हैं? 4 यहाँ पे नाम दिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फीसल स्लज मैनेजमेंट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एक मैनुअल जो है उसे डेवलप किया है ताकि राज्यों को सपोर्ट किया जा सके, डिस्ट्रिक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके, रूरल लोकल बॉडीज को सपोर्ट किया जा सके, ताकि वो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव जो है उसको इंप्लीमेंट कर सके। फेज 2 जो है स्वच्छ भारत मिशन का, वो एम करता है ओडीएफ प्लस गोल को, और यहाँ पे ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बात करी जाती है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बात करी जाती है,
विलेज के क्लीनिनेस को लेकर भी बात करी जाती है, और ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो, फीसल स्लज मैनेजमेंट हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये चारों ही कंपोनेंट जो हैं वो ओडीएफ प्लस के अंदर आते हैं। तो डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, एक साइट जो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफी फेमस साइट है धोलावीरा, इसके बारे में देख लेते हैं। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अभी रिसेंटली इसे 40th हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो दिया गया है। ये राजस्थान में लोकेट करती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सेकंड साइट है जिसको कि ये जो टैग है किस चीज का, हेरिटेज साइट का जो टैग है वो दिया गया है। 10 सेकेंड्स का टाइम जो मैं आपका शुरू कर देता हूं। धोलावीरा बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये जानी जाती है अपनी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये चीज मैंने आपको जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है, और जो 2022 का मिशन 2022 का बैच चल रहा है, 2023 का बैच चल रहा है, वहां पर भी मैंने आपको पूरा एनिमेशन दिखाकर सिखाया था, बताया था कि कैसे वाटर मैनेजमेंट का एक बेहतरीन सिस्टम धोलावीरा के अंदर लेकर आया गया था। मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू इसलिए दिखाया था ताकि वो चीज आपको अच्छे से याद रह सके। ये आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट है, हड़प्पन एरा की सिटी है, और इसको अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो मिला है, और उसके बाद ये 40वीं ऐसी साइट जो है बन गई है। कहां पर लोकेट करती है? इट इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान, रादर इट इज इन गुजरात। ये गुजरात के अंदर लोकेट करती है, राजस्थान में नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और अब ये अपने आप में पहली ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको इस तरीके का टैग जो है वो दिया गया। जो धोलावीरा है ना, धोलावीरा बिकेम द 4th साइट फ्रॉम द गुजरात एंड 40th फ्रॉम इंडिया। तो वैसे देखा जाए गुजरात से चौथी साइट है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट है, ठीक है। इससे पहले भी 3 साइट गुजरात से ऐसी हैं जिसको कि हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है, बट वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, ठीक है। आईवीसी एक्रोपोलिस इज लोकेटेड ऑन हिलोक नियर प्रेजेंट डे धोलावीरा विलेज, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं से ही इसको जो नाम है वो मिलता है। खैर इतनी इंफॉर्मेशन काफी रहेगी एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट है, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि बात कर रहा है which of the following city has become the first city to avail high quality drinking water directly from tap। यहाँ के जो सीएम थे उन्होंने कहा कि डायरेक्टली पानी पिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पानी जो दिया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं आजकल क्या हुआ है, अगर आज से 10-15 साल पहले की बात करते थे तो रेयरली ही आपको घरों के अंदर जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं या फिर जो आरओ होते हैं वो देखने को मिलते थे, बिकॉज डायरेक्टली जो पानी है वो लिया जाता था मोटर्स में से, या फिर जो घर पे आपका ताजा पानी आता था उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वाटर पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, और वाटर के कंटेमिनेट होने की वजह से जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं। इसी वजह से घर घर में आपको वाटर प्यूरिफायर आरओस जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मैं कहूंगा कि पहल करी गई है, और यहाँ पे आपको नाम बताना है, फिर मैं बाकी सारी चीजें जो है आपसे डिस्कस करता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है, बाकी राज्यों को भी और बाकी सिटीज को भी इस तरीके से पहल शुरू करनी चाहिए, ताकि ये कॉन्फिडेंस जो है वो आ सके कि यस, जो घरों में पानी जो पाइप वाटर जो है पहुंचाया जा रहा है उसमें आपको अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है उसको फिल्टर कराने के लिए। और जो नेचुरल चीज होती है वो नेचुरली होती है। फिल्ट्रेशन के बाद तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये शुरू किया गया पुरी के अंदर। So Puri has become the first city in India where people can avail high quality drinking water directly from the tap on 24-hour basis। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी पीने का पानी 24 घंटे आपको टैप में मिलेगा, आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। पीपल नीड नॉट हैव टू स्टोर फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर, ये भी इसके अंदर बताया गया था। तो एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव वो यहाँ पर लिया गया है, और मुझे लगता है बाकी सारी सिटीज को और बाकी सारे स्टेट्स को इस चीज को एमुलेट जरूर करना चाहिए। नो मेट्रोपॉलिटन सिटी, देखिए दिल्ली, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम दिल्ली मुंबई को लेकर करते हैं, चेन्नई कोलकाता को लेकर करते हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरीके की फैसिलिटी जो है नहीं प्रोवाइड करी गई। हम बेंगलोर को, हैदराबाद को साइबराबाद कहते हैं। तो आईटी के मामले में आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन जब बेसिक अमेनिटी ही नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा। तो नो मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया हैव सच फैसिलिटी येट, सिमिलर फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन द वर्ल्ड क्लास सिटीज। बात करेंगे तो लंदन की बात करेंगे, न्यूयॉर्क की बात करेंगे, सिंगापुर की बात करेंगे, वहां पर ये फैसिलिटीज है। और इंडिया की बात करें तो सिर्फ पुरी के अंदर है। वैसे जो हमारी सिटीज है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, तो ये सिटीज वैसे तो बहुत ज्यादा एमुलेट करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज को। कोई भी वहां पर कॉफी शॉप खुलेगा तो ये कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ पर भी वो कॉफी शॉप खुले। आइकिया वहां पर है तो ये कोशिश करेंगे आइकिया यहाँ पर भी आना चाहिए। कोई भी फॉरेन ब्रांड होगा कोशिश करी जाती है यहाँ पर आता है। लेकिन जो बेसिक अमेनिटीज है, आपने उनकी जो अननेसेसरी चीजें थी वो तो कॉपी कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट द रेलेवेंट वंस। न्यूयॉर्क, सिंगापुर, लंदन के अंदर टैप वाटर जो है वो
आपको डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो चीज जो है हमारे यहाँ पे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी ने नहीं करके दिखाया, पुरी ने करके दिखाया। द प्रोजेक्ट वुड बेनिफिट 2.5 लाख सिटीजन ऑफ पुरी एंड 2 करोड़ टूरिस्ट जो है उनको भी यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। दे नीड नॉट हैव टू मूव अराउंड द वाटर बॉटल, पानी की बोतल जो टूरिस्ट लेकर कैरी करके रखते हैं उसकी भी उनको अब जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट पुरी के अंदर तो उनको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि इंदिरा 21 के बारे में पूछा गया। इसके बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज एन एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ये रशिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज एंड इट इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। बताइए यहां पर 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। तो ये क्या रशिया इंडिया की एक्सरसाइज है और ये क्या एनुअल एक्सरसाइज है? तीनों सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज यस, इट इज एन एक्सरसाइज जो कि अभी हो रही है। लास्ट टाइम 2017-19 में हुई, रशिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज नहीं है। एंड यस इट इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दोनों कंट्रीज के नाम भी वैसे भी आपको इंदिरा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिया रशिया करके याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है पिट्स के बारे में, PIRS के बारे में पूछा गया। ये क्या है? ये कोई ISS का मॉड्यूल है, कोई कंपोनेंट है एयर डिफेंस सिस्टम का, कोई रॉकेट बूस्टर मिसाइल है, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं आपको, कोशिश करें आंसर करने की। PIRS पर्स न्यूज में था अभी। चलिए तो यहाँ पे इट इज अ रशियन मॉड्यूल ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज यूज्ड एज अ डॉकिंग पोर्ट फॉर स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट जो आते थे रशिया की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, उनकी डॉकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंड इट वाज यूटिलाइज्ड एज अ डोर फॉर कॉस्मोनॉट्स। कॉस्मोनॉट्स जो होते थे उनके लिए डोर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था जब वो स्पेस वॉक्स के लिए बाहर जाते थे, ठीक है। इट वाज डिटैच्ड फ्रॉम 22-year-old फ्लोटिंग लैम्प। इसको डिटैच कर लिया गया था अभी, लेकिन रिसेंटली ये न्यूज में था, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन बनाया। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि इसको डिटैच किया गया, इसकी जगह पे रशियन स्पेस एजेंसी जो रॉसकॉस्मोस है, दे विल बी अटैचिंग अ सिग्निफिकेंटली लार्जर मॉड्यूल जिसका नाम क्या दिया गया? नोका नाम दिया गया है, which will serve as the country's main research facility। तो ये मेन रिसर्च फैसिलिटी के तौर पे काम करेगा। किसके लिए? रशिया के लिए। नोका जो है इट वाज लॉन्च फ्रॉम बाइकनूर कजाकिस्तान से, इसको लॉन्च किया गया था ISS के लिए, और अभी इसे जुलाई 29 को ही इंटीग्रेट किया गया, कल ही इसे इंटीग्रेट किया गया। नोका का मतलब है रशिया के अंदर साइंस। ये हमारे वाली नोका नहीं है जिसका मतलब बोट होता है। सो इन रशिया इट मींस साइंस। इट इज द बिगेस्ट स्पेस लैब जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च करी गई है अभी तक के लिए। एंड इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग टू द ISS दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अनदर ऑक्सीजन जनरेटर। एक स्पेयर बेड भी रहने वाला है, इसमें टॉयलेट भी रहेगा, और इसमें एक रोबोटिक कार्गो क्रेन जो है वो भी रहने वाली है, और उसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके फायदे के लिए काफी सारी फैसिलिटीज जो है वो नोका के द्वारा क्रिएट करी जाएगी। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, जल्दी से हम रिवाइज करेंगे, और 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए 2 मिनट इन्वेस्ट करना काफी जरूरी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। अदरवाइज भी जो चीजें, जो टॉपिक आपके सामने इसको लेकर याद आती हैं आपको, वो कमेंट सेक्शन में एक के बाद एक टाइप करते जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिए, जो भी कैंडिडेट जितना ज्यादा रिकॉल करेगा उसको एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग। एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट कि कितना पढ़कर जाते हैं, एग्जाम इज ऑल अबाउट कि आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए, देयर इज पर्सन ए, देयर इज पर्सन बी। पर्सन ए ने 100 चीजों को पढ़ा और एग्जाम में वो 80 चीजों को रिकॉल कर पाया। बी ने 1000 चीजों को पढ़ के गया, लेकिन एग्जाम में जाके सब मिक्स हो गया, क्योंकि रिवीजन भी नहीं करी तो सिर्फ 20 चीजों को रिकॉल कर पाया। प्रोबेबिलिटी जो है एक ही ज्यादा होगी एग्जाम को क्रैक करने की। ऑफ कोर्स इट आल्सो डिपेंड्स कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, बट स्टिल यहाँ पर एटलीस्ट ये तो है ना कि जो ए है वो ज्यादा इक्विप है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इन 80 चीजों में से चीजें पूछा जाना एग्जाम के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज 20। ठीक है, इसी वजह से इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना ज्यादा पढ़ते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना क्वालिटी से पढ़ते हैं। मींस कि जो चीज पढ़ी गई है उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं, या फिर पढ़ते पढ़ते नई नई चीजें, पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं। तभी मैं कहता हूं कि रिवीजन जरूर करें, और वीकली मैराथन सेशन जो है वो आपको जरूर ही करना है। अदरवाइज एग्जाम में चीजें तो बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे, और आपके फ्रेंड्स भी कहेंगे कि ये व्यक्ति तो सारा दिन, आपने देखा भी होगा काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे 16-16, 17-17 घंटे, बट उसके बाद भी कुछ लोगों का एग्जाम नहीं हो पाता है। रीजन इज वेरी सेम कि उन 17 घंटों में वो बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं, पुरानी चीजों को रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग न्यू थिंग्स, आपको पहले पुरानी चीजों को कंसोलिडेट करना है, पक्का करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है।
चलिए, यहाँ पे किंग चिलीज के बारे में बात हुई थी, कहां से आता है जल्दी से बताएं। जीआई टैग मिल चुका है और अभी इसे लंदन के अंदर एक्सपोर्ट किया है, ये आता है आपके नागालैंड से। फिर हमने दलित बंधु स्कीम के बारे में देखा, राज्य का नाम मुझे बताएं। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा 80,000 से 1 लाख करोड़ देंगे, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, एक दलित फंड भी बनाएंगे ताकि किसी भी प्रॉब्लम के अंदर सहायता, फाइनेंशियल सहायता जो है वो करी जा सके। कहां पर आया है ये, तेलंगाना के अंदर, ध्यान रखिएगा। काफी बेहतर स्कीम जो है वो लेकर आई गई है। इसके बाद डिस्कशन हुआ था एससीओ को लेकर, शंघाई कोऑपरेशन, कहां पर अभी डिफेंस मिनिस्टर मीट हुई है, जगह का नाम मुझे बताएं। 2001 में इसको बनाया गया था और 2005 के अंदर इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया और 2017 के अंदर फुल टाइम मेंबरशिप जो थी इंडिया को दे दी गई थी। ये अभी हुआ है तजिकिस्तान के अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, जहां पर हमारे ही डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट अपनी दी। फिर हमने ओवरशूट डे के बारे में देखा था, जल्दी से मुझे बताएं ओवरशूट डे क्या होता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए मुझे। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, जहां पर मैंने आपको PIRP के बारे में बताया। क्रेडिटर्स का रोल रहता है, प्रमोटर्स का रोल रहता है, प्री पैकेज सिस्टम है, तो जल्दी से यहाँ पर रेजोल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं कंपेयर टू CIRP जो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, मैनेजमेंट का कंट्रोल भी रहता है, सो दैट इज अनदर एडेड एडवांटेज। 50+20% डिस्काउंट के लिए गेट 70 कोड को यूज कर लीजिएगा और यहाँ पर किसी भी सीरीज 100 डेज 200 डेज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर मिशन यूपीएससी 2022 जो 500 दिन की सीरीज है, इसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ODF प्लस के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था, तो ये चारों कंपोनेंट्स जो थे ODF प्लस के अंदर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एक मैनुअल जो है राज्यों को और डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया है, तभी हमने ODF प्लस के बारे में डिस्कशन किया था। इसके बाद डिस्कशन धोलावीरा के बारे में हुआ। इट इज द 40th हेरिटेज साइट, 40वीं साइट है। लोकेशन बताएं किस राज्य के अंदर लोकेट करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपने आप में पहली साइट है जिसको ये स्टेटस दिया गया है, और गुजरात के अंदर लोकेट करते, गुजरात की ये कौन सी साइट है, गुजरात की ये चौथी साइट है जिसको ये स्टेटस दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है काफी, ये मैंने आपको अपनी जो 100-200 डेज की सीरीज है वहां पर अच्छे से पढ़ाया हुआ है एनिमेशन के साथ। देन हमने देखा फर्स्ट सिटी टू अवेल क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव जो पूरी के अंदर लिया गया है। टूरिस्ट को भी दिक्कत नहीं होगी, 2.5 लाख लोग जो है उनको भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, तो काफी बेहतर इनिशिएटिव है जो कि बाकी राज्यों और जो सिटीज है उनको भी फॉलो करना चाहिए। इंदिरा 21 किस किस के बीच में, जल्दी से बताएं। ट्राइलेटरल बाइनियल एक्सरसाइज है और ये है इंडिया और रशिया के बीच में। चलिए, और फाइनली हमने देखा जो आपका पिर्स था, इट्स अ मॉड्यूल ISS का, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अभी रशिया जो है एक और मॉड्यूल भेज रहा है रिसेंटली, जिसके अंदर नई नई चीजों को ऐड किया गया है, और इसी वजह से PIRS जो है वो भी यहाँ पर न्यूज में था। अभी कौन सा मॉड्यूल भेजा जा रहा है, नोका। ठीक है, चलिए, इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको इसकी जो PDF है वो भी मिल जाएगी। Thanks for watching this video. Please do like and share the video. Have a nice day. Take care. Goodbye.